जय हिंद आप सभी को। शुरू करते हैं साइंस की क्लास। इसमें आपको 30 एमसीक्यू मिलेंगे जो बिल्कुल इजी और अच्छे मेथड से आपको समझाए जाएंगे। तो साथ में कॉपी और पेन रखिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि आप लोगों को फर्दर इसको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। सभी क्वेश्चन बिल्कुल जो एग्जाम में लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में आगे आने वालों में एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जब अभी ओपन का पेपर चलने लग रहा है तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि उनके जो क्वेश्चन है वो कुछ घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इजी मेथड मत समझ के चलिएगा, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो आपके लिए आसान हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु सहित निम्नलिखित में से किस संख्या के योग के बराबर है। तो यानी कि अगर हम किसी के एटॉमिक मास की बात करते हैं, किसी भी परमाणु का अगर किसी भी तत्व का अगर एटॉमिक मास जब पूछा जाता है तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है उन दोनों की संख्या का जोड़ होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है केवल जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं होते, तो यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया। उसके बाद में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ही जोड़कर क्या बनता है, परमाणु सहित बनती है या एटॉमिक मास बनता है। या केवल इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं आएगा, तीनों भी नहीं आएंगे, तो यानी कि ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल क्या रहेगा, आपका करेक्ट रहेगा। याद रखना, अगर किसी का द्रव्यमान की बात की जाती है, परमाणु द्रव्यमान की बात की जाती है, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि जो नाभिक के अंदर होते हैं, किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, उन्हीं को मिलाकर इसका क्या बनता है, द्रव्यमान बनता है। तो आप लोग ये चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में है कि रेडियो एक्टिविता का मापन किससे किया जाता है। तो जो रेडियो एक्टिविता है उसका जो मापन किया जाता है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि क्या वो जीएम काउंटर से किया जाता है या फिर पोलेरियोमीटर से किया जाता है या कैलोरीमीटर से किया जाता है या कैलोरी वर्णमापी से किया जाता है। तो यहाँ पर अगर गिगर मुल्लर अगर काउंटर की बात की जाए, जीएम काउंटर की फुल फॉर्म होती है गिगर मुल्लर काउंटर, और इसी से क्या मापा जाता है, रेडियो एक्टिविता मापी जाती है। तो रेडियो एक्टिविता मापने के लिए किस का यूज किया जाता है, जीएम काउंटर का। तो ऑप्शन ए, यहाँ पर सिर्फ जीएम काउंटर लिखाएगा या गिगर मुल्लर भी लिखा सकता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, रेडियो एक्टिविता। और रेडियो एक्टिविता की जो यूनिट है वो क्या पढ़ी थी हमने, हेनरी पढ़ी थी भाई, क्या पढ़ी थी, बैकुरल, क्या पढ़ी थी, बैकुरल, बैकुरल। और किसने खोज की थी इसकी रेडियो एक्टिविता की, हेनरी बैकुरल ने, हेनरी बैकुरल ने खोज की थी, और इसको ऐसा यूनिट अगर बात पूछी जाए तो बैकुरल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें है आपका कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कारण निम्न में से किसकी खोज हुई थी। तो सबसे जो भारी कण है, ठीक है ना, सबसे जो भारी कण है वो कौन से कण होते हैं, अल्फा कण होते हैं। सबसे भारी अगर कण आपसे पूछा जाए तो अल्फा कण, और सबसे हल्के कण है तो मान के चलिएगा गामा। लेकिन अगर इसमें भेदन अक्षमता पूछी जाती है, भेदन अक्षमता किसकी ज्यादा होती है, गामा किरणों की होती है, भेदन अक्षमता यानी कि पेनिट्रेटिंग जो पावर है और सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाती है वो कौन सी होती है, गामा किरणें। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है कि रदरफोर्ड ने, ठीक है ना, अगर हम बात करें नाभिक की खोज करने वाले हैं रदरफोर्ड, तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए निम्न में से किसकी खोज हुई थी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है या हीलियम है। तो जब इन्होंने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया था तो उस टाइम इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। किस चीज की, न्यूक्लियस की। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, न्यूक्लियस की खोज की थी। कब, जब अल्फा कण प्रकीर्णन। देखिएगा ये भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो फिर तो डायरेक्ट आंसर बनता है कि रदरफोर्ड ने की थी। लेकिन अब इसने क्वेश्चन को घुमा फिराकर पूछ लिया कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के कारण, अल्फा कणों का कोई प्रयोग करने लगा था, और उस टाइम जो हमारे को खोज हुई वो किस चीज की हुई थी, न्यूक्लियस की खोज हुई थी। और यहाँ पर जो हीलियम है वो नोबल गैस है, सबसे हल्की क्या है, नोबल गैस है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और इन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। आपसे यह पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, तो हिंदी में आप बता सकते हो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो जब यूरेनियम का रेडियोधर्मी विघटन होता है तो उसका जो अंतिम उत्पाद निकल कर आता है वो इनमें से क्या है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि क्या वो सीसा है, रेडियम है या प्लूटोनियम है या यूरेनियम है। तो यूरेनियम तो अपने आप में है, इसका तो विघटन होना ही है। तो यहाँ पर क्या है, लेड, सीसा, इसका जो यूरेनियम का अंतिम उत्पाद बनेगा। याद रखिएगा, यूरेनियम का जब विघटन होता है उसका अंतिम जो उत्पाद बनता है तो वो क्या निकल कर आता है, सीसा, ठीक है ना, लेड। और लेड और सीसा, शीशे का अगर आपसे सिंबल पूछा जाए तो पीबी होता है। क्या होता है,
Pb होता है लेड सीसा। तो आपसे सिंबल पूछ सकता है, Hg किसका है, मरकरी का, Na किसका है, सोडियम का, K किसका है, पोटेशियम का, Fe किसका है, आयरन लोहे का, टंगस्टन का क्या है, W है। तो ये यानी कि कुछ चीजें हैं। सिल्वर का क्या है, Ag है, गोल्ड का क्या है, Au है, गोल्ड का Au है, सोने का। तो आप लोग ये सिंबल पूछ सकता है आपसे आने वाले एग्जाम में, तो ये भी साथ साथ में ध्यान रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण किस परमाणु के नाभिक में होते हैं। अल्फा कण किस नाभिक के परमाणु में होते हैं। तो अल्फा कण अगर हम नाभिक के परमाणु की बात करें तो यहां पर क्या है आपके पास है, हीलियम। तो हीलियम के नाभिक के परमाणु में क्या होते हैं, अल्फा कण होते हैं। और जहां पर अल्फा बीटा गामा जब ये किरणें निकलती हैं तो उनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या बोला जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑर्डर आर द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज आर इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले सबसे ज्यादा, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज्यादा किसमें होती है, गामा, फिर बीटा और फिर किसमें होती है, अल्फा। तो यहां पर क्या है, अल्फा अल्फा अल्फा, गामा बीटा अल्फा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, गामा बीटा अल्फा, बी ऑप्शन, गामा बीटा अल्फा। पेनिट्रेटिंग पावर की शक्ति अपने अवरोही क्रम में, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले ज्यादा फिर कम फिर कम। तो सबसे ज्यादा इसकी होती है गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। और सबसे हल्के कण कौन होते हैं, अल्फा कण होते हैं। अगला है कि रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं। तो यहां पर है कि चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होते हैं, या उदासीन कण होते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। तो ये क्या होते हैं भाई, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होते हैं। अगला है द ट्रांसफॉर्मेशन दैट कॉज द रिलीज ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि एक परमाणु विस्फोट में ऊर्जा को की एक बड़ी मात्रा निकालने के रूपांतरण का कारण क्या है, ठीक है ना। तो यानी कि जब एक परमाणु का विस्फोट होता है, जब एक परमाणु का विस्फोट होता है तो इसका क्या होगा, देखिएगा, जब एक परमाणु विस्फोट में ऊर्जा की बड़ी मात्रा निकलने के रूपांतरण क्या होता है। तो ये पहला ऑप्शन है इसमें कि रासायनिक ऊर्जा नाभिक ऊर्जा में बदलती है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो नाभिक की ऊर्जा में बदल जाती है, या फिर नाभिक की ऊर्जा उष्मा में बदलती है, या द्रव्यमान ऊर्जा जो है, द्रव्यमान जो है उसका वो ऊर्जा में बदलता है, या फिर रासायनिक ऊर्जा उष्मा में बदलती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, जब एक परमाणु का विस्फोट होता है तो उस टाइम एक द्रव्यमान जो होता है उसका वो किसमें बदलना स्टार्ट हो जाता है, ऊर्जा में बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, किस नाभिक रिएक्टर का कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है। किसी नाभिकीय रिएक्टर का कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है, तो वो क्या है भाई, नाभिकीय संलयन है, ठीक है ना। इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन ए। किसी भी नाभिकीय रिएक्टर का कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत नाभिकीय संलयन रहेगा। उसके बाद है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का उपयोग होता है। नाभिकीय जो रिएक्टर है उसमें मंदक का जो उपयोग होता है वो किस लिए होता है, तो न्यूट्रॉन को कम करने के लिए, न्यूट्रॉन को उत्पादित करने के लिए, न्यूट्रॉन को त्वरित करने के लिए, न्यूट्रॉन को अवशोषण करने के लिए। तो जो रिएक्टर मंदक का, ठीक है ना, ग्रेफाइट छड़ वगैरह मंदक के रूप में यूज की जाती है, तो उनका जो उपयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है, न्यूट्रॉन को कम करने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर, जो चालक और अर्धचालक दोनों के बीच के होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर बोला जाता है उनको। तो इसमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है, यह पूछा है। तो ऑप्शन ए में है सिलिकॉन, क्रिप्टॉन, सेलेनियम, जर्मेनियम। तो इसमें यहां पर देखा जाए तो सिलिकॉन अर्धचालक है, सेलेनियम अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है। इसमें पूछा क्या है, अर्धचालक नहीं है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे भी और नहीं भी करे, दोनों काम करे, मतलब चालकता और अर्धचालकता दोनों होती है उसमें, तो अर्धचालक का काम होता है वो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रिप्टॉन जो है वो अर्धचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। अब की बार ये बताना है कि अर्धचालक है तो क्या प्लास्टिक किसी चीज को कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये कंडक्ट लाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, तो ये इंसुलेटर हो गया। एल्युमिनियम, लकड़ी, जर्मेनियम,
ठीक है ना। तो ये सारे के एल्यूमिनियम एक चालक हो गया, लकड़ी है चालक हो गया। तो यहाँ पर अर्धचालक की बात की जाए तो ये क्या है, जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर का काम है, करता है। तो इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन है डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, कोई भी अर्धचालक होता है उसमें जो विद्युत का जो चालन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, केवल प्रोटोनों के द्वारा, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर अर्धचालक में अगर इलेक्ट्रिसिटी का अगर प्रवाह होता है तो किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन और एक और बोला जाता है, ठीक है ना, कोटर, कोटर बोला जाता है। मतलब वैलेंस कोटर का मतलब ये है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन वगैरह है वो नहीं होते, और इलेक्ट्रॉन के और कोटर के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का विद्युत का परिचालन होता है। अगला क्वेश्चन है, एलईडी की फुल फॉर्म क्या है। तो एलईडी, एलसीडी, इनसे पूछ सकते हैं आपसे फुल फॉर्म, ठीक है ना। एक होता है एलसीडी, एक होता है, अभी पूछा गया है एलईडी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो लाइट इमिटिंग डायोड बोला जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन है ए बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है। बहुत बार कर चुके हैं। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो 500 सेकंड भी यहाँ पर आंसर हो सकता है, या फिर यहाँ पर दे रखा है 4 मिनट, 8 मिनट, 24 या 24 घंटे। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लेता है 8 मिनट और लगभग 20 सेकंड के आसपास लेता है, या 500 सेकंड भी इसका आंसर आ सकता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा की आकृति क्या है, ठीक है ना। दुग्ध मेखला जो हमारी आकाशगंगा है उसका जो आकार है वो कैसा माना गया है, सर्पिलाकार माना गया है। तो ऑप्शन ए में है वर्ताकार, दीर्घवृत्ताकार या सर्पाइल, या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है ना, स्पाइरल टाइप है, ठीक है ना, सांप की तरह ही जो है अपनी जो गैलेक्सी है उसका नाम है क्या है, आकार कैसा है, सर्पाइल है। अगला क्वेश्चन है कि वो दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसे दो उपग्रह कौन से हैं, बुध और शुक्र हैं। यहां पर ऑप्शन ए में है पृथ्वी का भी है, ठीक है, बुध और शुक्र यहां पर आ जाएगा, ये है बुध व शुक्र। तो ऑप्शन बी में बुध कर लेना भाई इसको। बुध और शुक्र जो ग्रह हैं उनका ये ग्रुप लिखा हुआ ना, यहां पर मरकुरी लिखना, मरकुरी, ठीक है ना। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। और अपनी पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, एक उपग्रह है वो है चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह की अगर बात करें तो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, सैटर्न के हैं, 143 के आसपास हैं। पहले किसके थे, जुपिटर के थे, लेकिन अभी आप किस पे है, सैटर्न पे लगाओगे, ठीक है। तो सैटर्न पे सबसे ज्यादा उपग्रह माने गए हैं। उसके बाद में निम्न में से किस उपग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। भोर का तारा, ठीक है ना। तो भोर का तारा अगर बोला जाता है तो किसको बोला जाता है भाई, शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी बोला जाता है, इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, यानी कि सांझ का तारा भी है, या सबसे चमकीला ग्रह भी यही है, सबसे गर्म ग्रह भी यही है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह भी यही है, पृथ्वी की बहन भी इसी को बोला जाता है। तो इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ ऐड किए जा सकते हैं। तो शुक्र ग्रह को कौन सा तारा बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार, उसके बाद इवनिंग स्टार, उसके बाद अर्थ का सिस्टर, ठीक है ना, अर्थ सिस्टर, उसके बाद ओटेस्ट या गर्म ग्रह, ठीक है ना, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला तारा, ठीक है ना, चमकीला ग्रह भी बोल सकते हैं, तारा क्या ग्रह है ये, तो सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह को बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस में निम्न में से किस उपग्रह को भोर का तारा बोला जाता है। तो ये हमने पढ़ ही लिया, किसको बोला जाता है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। तो सबसे कम है भाई ये, पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने का जो समय है सबसे कम है 88, इससे बाकी ज्यादा ही ज्यादा होता जाएगा। तो जो सबसे नजदीक होगा वही सबसे कम दिन में चक्कर लगाएगा। तो सबसे नजदीक कौन है, बुध ग्रह बिल्कुल नजदीक है, तो 88 दिन किसके हैं, बुध ग्रह के हैं। वहीं पर अगर बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह के जो है वो 255 के आसपास दिन लेता है, 255 के आसपास शुक्र ग्रह लेता है। पृथ्वी का सभी को पता ही है 365 या 366 दिन जो है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमने में क्या लेती है, चक्कर लगाती है। उसके बाद पृथ्वी के बाद किसका नंबर आता है, मंगल ग्रह का, ठीक है ना। तो मंगल ग्रह है वो 625 के आसपास है, ठीक है ना, अप्रोक्स है ये, तो एग्जैक्ट 600 के आसपास ही है ये, मान के चलिएगा मंगल ग्रह का। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो आंतरिक ग्रह आगे कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह, इनको आंतरिक ग्रह बोला जाता है। इसके बाद इसी 88 दिन, और ये कितना बताया था 255 के आसपास, ये 365 के आसपास,
और ये हो जाएगा 675 के आसपास। उसके बाद में फिर बृहस्पति आता है, तो वो 11 साल लेता है। बृहस्पति कितने लेता है? 11 साल लेता है। उसके बाद में आ जाता है शनि ग्रह। तो शनि ग्रह के मेरे ख्याल इसके अप्रोक्स 69 साल या 88 साल के आसपास लेता है। उसके बाद फिर 84 साल लेता है वरुण। उसके बाद में अगला ग्रह है वो 250 या 300 के आसपास। तो मतलब टाइम पीरियड ज्यादा ही होता जाता है। तो सबसे कम जो है 88 दिन है वो कौन सा ग्रह लेता है? बुध ग्रह आपका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में लेता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? तो शनि का है भाई। किसका है ये? ऑप्शन जो बी है, यहां पर जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन ए, बी और ये सी और ये डी। तो ऑप्शन बी यानी कि शनि ग्रह। शनि ग्रह का जो घनत्व है वो सबसे कम रहेगा। अगर उसको हम पानी में डाल दे तो पानी में नहीं डूबेगा, मतलब पानी से भी कम उसका घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य की सतह का अगर तापमान की बात की जाए तो लगभग कितना होता है? 5800 डिग्री सेल्सियस के पास होता है, ठीक है ना। और ये अगर 4000 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो यानी कि ये होता है उसके जो बाहर का आवरण है उसका 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा है वो कौन सा है? ग्रह की बात नहीं कर रहा, ग्रह की बात नहीं कर रहा, ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। ये तारा के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर एक है बीटा सेंचुरी, दूसरा अल्फा सेंचुरी, गामा सेंचुरी या प्रोक्सिमा। तो सूर्य के सबसे जो नजदीक तारा है वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी जो नाम से है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और साइरस सबसे चमकीला तारा है, ठीक है ना। साइरस की अगर बात आए, साइरस सबसे चमकीला तारा है। अगला क्वेश्चन, नेपच्यून की खोज किसने की थी? नेपच्यून एक ग्रह है जिसकी खोज किसने की थी? तो यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गैले ने। किसने किया था भाई? गैले ने नेपच्यून की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं। सूर्य के सबसे जो नजदीक ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। और पृथ्वी के अगर नजदीक पूछा जाए तो शुक्र ग्रह है या फिर मंगल ग्रह का नंबर आता है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा बताया आपने? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है? बुध ग्रह है। हालांकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है लेकिन फिर भी गर्म नहीं है, क्योंकि वहां पर कंप्लीटली गैस है, तो गैस ज्यादा गर्म नहीं होती है। तो बुध ग्रह सूर्य के नजदीक होते हुए भी गर्म नहीं है। किसका नंबर आता है सूर्य से सबसे गर्म ग्रह में? शुक्र ग्रह का नंबर आता है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मरकुरी। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा? जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ठीक है ना। और गैनीमेड, गैनीमेड भी इसका एक उपग्रह है या चंद्रमा मान लीजिएगा। गैनीमेड इसका जो सबसे बड़ा चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अभी अभी बताया कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा रहेगा? ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो रखे भाई, इनको थोड़ा ठीक ठाक अपने पास नोट करके चलना। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो यहां पर अगर हम बात करें तो सूर्य जो है एक तारा है, सूर्य एक तारा है और सूर्य ये सबसे नजदीक है। सूर्य क्या है? एक तारा है। और पृथ्वी के अगर सबसे नजदीक तारे की बात की जाए तो क्या है? सूर्य है। आपका सही ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन सी यानी कि सूर्य। अगला क्वेश्चन जो है यहां पर है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में है भाई, बुध को जाना जाता है, मंगल को, शुक्र को या शनि को। तो लाल ग्रह के नाम से आपको पता है किसको जाना जाता है? मंगल ग्रह को। और मंगल ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। और आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग कैसा नजर आता है? लाल रंग आता है। तो ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुए आज के आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए भाई। सारे ऑप्शनल थे, सभी क्वेश्चन आसान भी थे और आपको एक्सप्लेन करके भी बता दिया गया। कॉपी में साथ साथ में नोट करके चलिएगा, ठीक है। और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करते रहिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। अभी अगली क्लास में फिर कुछ नया लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।